आप सभी को हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए विश्व हिंदी अधिष्ठान देवम फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि मुझे ये मंच बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मंच पे मुझे आके बहुत सुखद अनुभूति प्राप्त हुई। हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर विनय चौहान जी, कुलपति जी, हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री राम परिहार जी, डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विद्या प्रधान जी और यहाँ के आयोजक मंडल डॉक्टर मीन केतन प्रधान जी, जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। शब्दों का भंडार है और इतना अच्छा मंच का संचालन, इतने सारे शब्दों का प्रयोग बिना कुछ देखे और अविरल कंठस्थ हर चीज बहुत तारीफे काबिल है। इन सब महान विभूतियों के बीच मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आज का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, तो हमारी संस्कृति और नक्षत्र विज्ञान पे चूंकि समय का अभाव है तो मैं बहुत ज्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगी। जगत और जीवन जितना आश्चर्यजनक है, यह ऊपर छत की तरह ढकेलने वाला आकाश उससे कम आश्चर्यप्रद नहीं। आकाश अपना प्रभाव जगत और जीवन पर डालता है जब वह सूर्य रूपी नेत्र से देखता है। तब जहां प्रकाश हो जाता है, सुप्त जगत जागृत हो जाता है और जीवन में गति और विकास होने लगता है। दुनिया कुछ की कुछ होने लगती है और वह जब इस नेत्र को मूंद कर सोम रूपी अपने दूसरे नयन को खोलता है, तब चंद्रिका की सुधा धारा से जगत और जीवन परिलावित हो उठते हैं। औषधियां और वनस्पतियां अमृत स्नान करके परितृप्त हो जाती हैं और बल संचय करती हैं। प्राणियों को निद्रा अपनी योग माया के वशीभूत करने लगती है। जब वह उस नेत्र को बंद कर लेता है, तब वह उस आकाश रूपी महाकाल का तीसरा असंख्य रूपों में बिखरा हुआ सुनसान और जगत और उसके प्राणियों के कर्मों का लेखा देखने लगता है। कैसा अद्भुत है यह आकाश! आकाश के बीच होने वाली अनंत कोटि कोटि लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है। इस आकाश को ऋषियों ने 3 भागों में विभाजित किया, पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्रुव लोक। प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण ऋषियों के लिए कुछ भी परोक्ष न था। ये ऊंचे आकाश में स्थित नक्षत्रगण को रात्रि को दिखलाई देते हैं तथा दिन में कहीं और चले जाते हैं। आदित्य के कर्म आश्चर्ययुक्त है, वह जिधर होकर जाता है उधर ये नक्षत्र निष्प्रभ हो दिखलाई नहीं देते और दूसरी ओर चमकने लगते हैं। उसी की किरणों से चंद्रमा प्रकाशमान होकर रात को उगता है। जो आदित्य अंतरिक्ष में उड़ती हुई चिड़ियों की गति देखता है तथा जो समुद्र के मध्य में जाने वाली कालिकाओं को देखता है, अर्थात पृथ्वी और अंतरिक्ष में होने वाली सारी घटनाओं को देखता है, जो धृतवत अर्थात नियम पूर्वक होने वाले अपनी नई घटा दिखाने वाले 12 महीनों को देखता है और उनके साथ उत्पन्न होने वाले मलमाशों को देखता है। सारे संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य का आगमन होने पर चोरों के समान सारे नक्षत्र रात्रि के साथ चले जाते हैं। यह पूजनीय रश्मियों का आश्चर्यजनक समूह मित्र वरुण और अग्नि को प्रकाश प्रदान करने वाला आदित्य, पृथ्वी,
अंतरिक्ष और ध्रुव लोक को अपनी रश्मियों से व्याप्त कर रहा यह समस्त स्थावर और जंगम जगत का प्राण है। ध्रुव लोक से परे अर्थ स्थान में स्थित आदित्य 5 ऋतु रूपी पैर वाले तथा 12 मास रूपी आकृति वाले सबके पालक संसत्व को प्रदान किया है, और दूसरी ओर इन आकाश में अव्यवस्थित अन्य सप्त ऋषियों ने 6 औरों वाले अर्थात 7 संवत्सर रूपी चंद्र के सूर्य को अर्पित किया है। अर्थात 7 संवत रूप चक्र को लेकर सूर्य आकाश में विराजित हो रहा है। जिस प्रकार 12 महीनों को लेकर एक संवत्सर चलता है, उसी प्रकार संवत्सर चक्र को लेकर सूर्य घूमता है। 12 महीनों में चंद्रमा के 12 चक्कर लगते हैं और संवत्सर चक्र में 60 बार सूर्य चक्कर लेता है। बसंत, ग्रीष्म और वर्षा ये देवों की ऋतुएं हैं, और शरद, हेमंत और शिशिर ये पितरों की ऋतुएं हैं। शुक्ल पक्ष देवताओं का है और कृष्ण पक्ष पितरों का है। दिन के अधिपति देवता और रात्रि के पितर हैं। फिर दिन का पूर्वार्ध देवताओं का और उत्तरार्ध पितरों का। जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है अर्थात उत्तरायण में वह देवताओं का अधिपति होता है और दक्षिणायन में पितरों का अधिपति होता है। ऋक संहिता और शतपथ ब्रह्मांड के इन अवतरणों में से स्पष्ट जाना जाता है कि नक्षत्र, चांद्रमास, सौरमास, मलमास, ऋतु परिवर्तन, दक्षिणायन, उत्तरायण के साथ आकाश चक्र में सूर्य की महिमा का तात्विक ज्ञान ऋषियों ने हमें प्रदान किया। भारतीय नक्षत्र विज्ञान और आधुनिक पाश्चात्यों के नक्षत्र विज्ञान की पद्धति में अंतर यह है कि भारतीय नक्षत्र विज्ञान वेद का एक मुख्य अंग अर्थात नेत्र माना जाता है, क्योंकि वैदिक अनुष्ठानों के लिए काल निर्णय करने में नक्षत्रों की गति पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सहस्त्रों वर्षों में समाप्त होने वाले शत्रुओं के अनुष्ठान में काल गणना करने के लिए जो नक्षत्रों के बीच विविध स्थितियों में सूर्य का संक्रमण होता था, उसका अवलोकन करके नक्षत्र विद्या का व्यवहारिक ज्ञान ऋषियों ने प्रदान किया। तदंतर उसी आधार पर आगे नक्षत्रों के बीच में संक्रमण करने वाले सूर्यमंडल के अन्य ग्रहों की गति और स्थिति तथा उसके द्वारा होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया। नक्षत्र मंडल को राशि चक्र में विभाजित कर प्रत्येक राशि के साथ सूर्य संक्रमण को देखकर राशियों के नाम पर मेष आदि 12 सौर मासों का अवलोकन किया गया, और पूर्व चंद्र की अर्थात पूर्णिमा की रात्रि में नक्षत्र विशेषक पास चंद्रमा को देखकर चंद्रमासों का ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात जिस मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र से युक्त थी उसे चैत्र मास, विशाखा से युक्त पूर्णिमा वाले मास को वैशाख मास, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, पूर्व आषाढ़ या उत्तराषाढ़ से आषाढ़, श्रवण से श्रावण, पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद से भाद्रपद, आश्विन से आश्विन, कृतिका से कार्तिक, मृगशीर्ष से मार्गशीर्ष, पुष्य से पौष, मधा से माघ, पूर्वा फाल्गुनी तथा उत्तरा फाल्गुनी से फाल्गुन मास नाम प्रदान किया गया। परंतु पाश्चात्य देशों में प्रकारांतर जो भी कुछ भारतीय नक्षत्र विज्ञान का अरब ग्रीक लोगों के द्वारा प्रसार हुआ, वही उसके एतद्विषयक ज्ञान का मूलधन था। यहाँ दिनों का नाम रवि, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि प्रभृति ग्रहों के नाम से आबद्ध था। उसे तो उन्होंने ग्रहण किया, परंतु महीनों का नाम उनके यहाँ अवैज्ञानिक ढंग से रखा गया। चंद्र और सूर्य की गति के साथ जो नक्षत्र अथवा राशियां महीनों का निर्माण करती हैं, उनकी पर्याप्त उपेक्षा की गई। सूर्य जिस आकाश मार्ग से नक्षत्र मंडल में होकर जाता है, उसके 12
समान भाग करके मेष, वृष प्रभृति राशियों की अवतारणा की गई। मेष राशि के प्रथम बिंदु पर जब सूर्य उदित होता है, तब से लेकर जब वह पुनः उसी बिंदु पर आ जाता है, तब तक हिंदुओं का एक सौर वर्ष होता है, अर्थात नक्षत्र मंडल में सूर्य का एक संक्रमण काल एक सौर वर्ष कहलाता है। भारतवर्ष में जो मेष वर्ष संक्रांति से वर्ष गणना की जाती है, उसके 60 वर्ष के संवत्सर चक्र का हिसाब ठीक ठाक मिलता है। इन संवत्सरों के अलग अलग विभव और शुक्ल आदि नाम दिए गए। सूर्य सिद्धांत के अनुसार हिंदुओं के द्वारा जो काल गणना की जाती है, उनके सामने विश्व की किसी जाति की कोई काल गणना नगण्य सिद्ध होती है। भारतीय मैथमेटिक्स ने इस विषय में कितना सफल प्रयास किया, इतना बड़ा काल ज्ञान दूसरे किसी देश के निवासियों को अब तक नहीं हुआ। भारतीय नक्षत्र विज्ञानवेताओं ने क्रांति वृत्त को 28 भागों में विभाजित किया। इस प्रकार चंद्रमा के मार्ग में पड़ने वाले 28 तारा समूह हो गए, जिन्हें चांद्र नक्षत्रों के नाम से पुकारते हैं। पीछे चलकर इसमें सुधार हुआ और 28 के स्थान में 27 ही चांद्र नक्षत्र माने गए और क्रांति वृत्त के 27 बराबर भाग करके 13 अंश 20 कला प्रत्येक नक्षत्र का क्षेत्र रखा गया। प्रत्येक क्षेत्र में जो सबसे अधिक चमकता हुआ तारा दिख पड़ा, उसका नाम योग तारा रखा गया और नक्षत्र का जो उपयुक्त क्षेत्र था, वह उसका भोग कहलाया। योग तारा के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण और शुभ प्रशय किया गया। उसमें दक्षिण में लुब्धक और अगस्त्य तथा उत्तर में अभिजीत, ब्रह्महय, अग्नि और प्रजापति मुख्य हैं। इनके सिवा क्रांति वृत्त के समीप रहने वाले दूसरे प्रकाशमान तारे, जिनकी आवश्यकता ग्रहों के ध्रुव की गणना में पड़ती है, निश्चित किए गए। उसमें मधा, रेवती, पुष्य, सतातका और चित्रा मुक्त है। भारत में आवश्यक ताराओं की सूची न बनाकर काल गणना तथा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की स्थिति का निश्चय करके अपने धार्मिक कृत्यों के लाभार्थ किया गया था। सूर्य और चंद्र ग्रहण के साथ साथ चंद्र की गति से होने वाले तारा ग्रहण का भी सूक्ष्म ज्ञान भारतीयों को था। इस प्रकार चंद्र के द्वारा मधा का ग्रहण प्रायः हुआ करता है। ग्रहों के सिद्धांत पर भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में विस्तार से विवेचन किया है। परिवर्तित काल में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने इस विज्ञान के विषय में विशेष अनुसंधान किया। निरीक्षण आर्यों ने नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि नामक अन्य 5 ग्रहों की गति और स्थिति का भी निरीक्षण किया। चूंकि समय कम है, इसके कारण मैं अपने शब्दों को चंद कुछ भारतीय संस्कृति के ऊपर व्याख्यान करके बंद करूंगी। चूंकि भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति सबों को लेकर चलने वाली है। सर्व धर्म सुखाय। यहाँ अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित होकर मैं अपनी सनातन संस्कृति, जो हमारी भारतीय की संस्कृति का मूल मंत्र है, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरा जन्म भारत में हुआ है। और इसके साथ मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सरस्वती पुत्रों के समक्ष मैं अपने शब्दों को प्रकट कर पा रही हूँ, उसका मैं बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। बहुत अच्छा, तो था आपका वक्तव्य बिल्कुल नए चिंतन पर था। भारतीय ज्ञान परंपरा को आपने नक्षत्र विज्ञान से जोड़ा। समय और परिस्थितियों का चक्र है, हम आपके प्रति
आभार प्रकट करते हैं। और इसके बाद हम